वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम स्टडी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि जर्नल्स क्वेश्चंस हैं। तो हम विगत जो पिछले सालों में जो लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं उनको हम अब सॉल्व करेंगे। इस यूट्यूब वीडियो की जो सीरीज की शुरुआत हम जो 2000 विगत पुराने पेपर हैं जो लाइब्रेरी साइंस के सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, उनको हम वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करेंगे और ये निश्चित ही हेल्पफुल है हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस। यह कब से जो नेशनल लाइब्रेरी वीक है वह कब से शुरुआत हुआ है सेलिब्रेट भारत में? तो इसका सही आंसर है डी 1968। 1968 से नेशनल लाइब्रेरी वीक की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आजाद द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मली डिक्लेयर वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज ओपन द पब्लिक ऑन 2 फरवरी 1953। जो हमारे शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने किस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन किया था 2 फरवरी 1953 को? तो यहाँ इसका राइट आंसर है सी। परंतु इसमें कुछ विसंगति है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ओपन द लाइब्रेरीज पब्लिक इन 1 फरवरी 1953। तो 1 फरवरी 1953 इसका सही आंसर है, परंतु कुछ क्वेश्चंस में 2 फरवरी दिया जाता है, परंतु 1 फरवरी ही इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो लाइब्रेरी लिटरेचर एजा, लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो लाइब्रेरी लिटरेचर है हमारा टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया, डाटा इंडिया पब्लिकेशन होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, वह किस, उसकी पीरियोडिसिटी क्या है? तो उसकी पीरियोडिसिटी है वीकली। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण कन्वेंशन इज कंसर्न्ड विथ। जो वर्ण कन्वेंशन हुआ था वह किस चीज से रिलेटेड हुआ था? तो वी आर नो वेरी वेल द राइट आंसर इज वी, कॉपीराइट। कॉपीराइट जो संधि हुई थी वर्ण कन्वेंशन में, उसमें कॉपीराइट के मुद्दे के ऊपर ही कन्वेंशन हुआ था। तो इसके हम नोट देखें। द वर्ण कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1886। तो जो वर्ण कन्वेंशन हुआ था 1886 में हुआ था। डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क एंड द राइट ऑफ देयर ऑथर। इट प्रोवाइड्स क्रिएटर सच ऑथर्स, म्यूजिशियन, पोएट्स, पेंटर्स, एटीसी। तो यहाँ पे कॉपीराइट से रिलेटेड ही जो हमारा वर्क होता है, ऑथर का वर्क होता है, म्यूजिशियन का वर्क होता है, पोएट्स का वर्क होता है, पेंटर का जो वर्क होता है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट का जन्म हुआ। कॉपीराइट के बारे में सोचा गया था वर्ण कन्वेंशन में 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 क्वेश्चन है, द इंडियन स्टेट विच एनेक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन द ईयर 1948। किस प्रदेश में सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हुआ था 1948 में? तो इसका राइट आंसर है सी, तमिलनाडु में, मद्रास में सबसे पहले भारत में पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन एसडीआई वाज इनॉर्गेटेड। तो जो एसडीआई है उसको किसने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर है एचपी लुहान। तो हम इसके डिटेल में जाके देखेंगे। तो हैंस पीटर लुहान इनका फुल नाम है। एडवांस द आइडिया ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसडीआई इन 1958। एचपी लुहान ने 1958 में एसडीआई को लॉन्च किया था। द मैकेन्स
That STI system based on Luan's design was first implemented in 1959. 1958 में इन्होंने बनाया था SDI का जो कंसेप्ट, और 1959 में इसको लागू किया था। डिवीजन ऑफ IBM कॉरपोरेशन, जो IBM कॉरपोरेशन को मिलकर इन्होंने इसको बनाया था 1958 में, और लागू हुआ था 1959 में, जो IBM कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क के माध्यम से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस बुलेटिन इज, करंट अवेयरनेस सर्विस बुलेटिन इज सी, इसका राइट आंसर है ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट इसका सही आंसर है। हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो करंट अवेयरनेस बुलेटिन कंटेंट डिटेल्स, न्यू मटेरियल्स, बुक्स, रिव्यू, अनाउंसमेंट्स अबाउट द मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस एंड न्यूज ऑफ रिसोर्स सेंटर एक्टिविटीज। जो विभिन्न प्रकार का न्यू मटेरियल्स होते हैं, बुक रिव्यूज होते हैं, अनाउंसमेंट होती हैं जो कि मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस की, न्यूज रिसोर्स सेंटर की जो एक्टिविटी होती है वह पब्लिश होती है करंट अवेयरनेस बुलेटिन में। तो वो सोर्स होता है, वो हमारा होता है ट्रेंड रिपोर्ट्स भी कहलाता है। इसको हम टर्सरी सोर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1966 में मार्क एज अ पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय, जो मार्क का जो पायलट प्रोजेक्ट है, मार्क को जिसको हम मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग भी बोलते हैं, तो इसको किसने लॉन्च किया था, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। इसका सी आंसर सही है। द मार्क पायलट प्रोजेक्ट वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन कॉर्पोरेशन विद 16 पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी। 16 लाइब्रेरीज के साथ इस मार्क प्रोजेक्ट को इन्होंने शुभारंभ किया था। टू डिटरमाइन द feasibility of putting cataloging data into the machine readable catalog from the distribution the magnetic tape, और जो डाटा था उसको इन्होंने मैग्नेटिक टेप में सेव किया था मशीन रीडेबल फॉर्म में। सो दैट कॉल्ड अ मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम 16,000 टाइटल्स इन अ पायलट फेज फ्रॉम नवंबर 1966। 1966 में इन्होंने 16,000 टाइटल्स को टेप में, जो मैग्नेटिक टेप होता था उस टाइम पे, उसमें सेव किया था। तो वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में था। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका सही आंसर है। 1966 में यह लागू हुआ था मार्क फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं नंबर क्वेश्चन की। द सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो कि साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन दिल्ली में निष्केर में खोला गया था। तो वह कब खोला गया था? तो वह खोला गया था 1994 में यह सेंटर दिल्ली के निष्केर की बिल्डिंग्स में ओपन किया गया था, जो अब फिलहाल में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 11th की। रंगनाथन्स कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन एज ग्रुप्ड इनटू 3 प्लान्स, जो रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन जो कैनन्स हैं उनको 3 प्लान्स में क्लासिफाइड किया है। तो हम उसका राइट आंसर है हमारा बी, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान एंड नोटेशनल प्लान। तो द आइडिया प्लान इज मैसेज, द वर्बल प्लान इज its expression and the notational plan is a visible representation of shorthand symbol। तो यहाँ पे आइडिया प्लान में जो मैसेज हम सोचते थे कि हमें क्या करना है, तो आइडिया प्लान हमारे दिमाग में रहता है। देन हम उसको वर्बल प्लान में बोलने के उसमें रखते हैं कि ये चीज़ हमने बोला है। उस वर्बल इज इट्स एक्सप्रेशन कि हम उस चीज़ को कैसे हम बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा नोटेशनल प्लान हो जाए, इट इज़ अ विजिबल रिप्रेजेंटेशन एंड शॉर्ट एंड सिंबल, तो उसको हम सिंबल के माध्यम से नोट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे प्लान्स को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन स्कीम में सोचा था, उनके अंतर्गत कैनन्स को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ISBN इज, जो ISBN होता है, ISBN के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम फर्स्ट ब्लॉक को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ब्लॉक जो है उसको हम जियोग्राफिक आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है
वो 978 जो कि हमारे भारत का, इंडिया का कंट्री कोड है ISBN के। उसमें ISBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बुक नंबर है, ISBN इंटरनेशनल बुक नंबर। चूंकि यह बुक्स को दिया जाता है तो यह हमारा 13 डिजिट का होता है। इसमें 978 जो हमारा इंडिया का कोड है, तो यह सबसे पहला जो 978 हो जो जियोग्राफिक आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट जो हमारा 0 यहाँ पे होता है, जो यह होता है कंट्री की लैंग्वेज ग्रुप। जो लैंग्वेज जो किताब होती है वो उस लैंग्वेज को डिफाइन करता है 0। देन आइडेंटिफाई जो हमारा थर्ड ग्रुप होता है वह होता है पब्लिशर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का आइडेंटिफिकेशन होता है थर्ड ग्रुप। देन फोर्थ ग्रुप होता है आइडेंटिफाइज द टाइटल, एडिशन एंड फॉर्मेट। और जो हमारा लास्ट जो ग्रुप होता है वो आइडेंटिफाई द चेक डिजिट। तो इस प्रकार से ISBN के यहाँ पे पांच पार्ट होते हैं। और हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री कोड को, वो किस कंट्री से, किस जियोग्राफिक डिवीजन से वह किताब पब्लिश हुई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13th की। थ्योरी एक्स थ्योरी बाय पर फॉर्मुलेटेड बाय, एक्स एंड बाय थ्योरी को किसने बनाया है? तो उसका राइट आंसर है हमारा डगलस मैरी मैकग्रॉरर। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 14 की। द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिजिकल साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को फिजिकल साइज को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन है? तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। चूंकि रैम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें हम जो डाटा सेव होता है, जो भी हम कंप्यूटर बंद करते हैं या उस कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है अपनी स्क्रीन पर वह रैम में सेव होता है। तो रैम से उठ के वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाता है, इसलिए उसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है। लोकस इज अ, लोकस क्या है? लोकस सर्च इंजन है, प्रोग्राम लैंग्वेज है, डाटाबेस है या डाटाबेस वेंडर है? सो इट्स राइट आंसर इज ए। लोकस इज अ सर्च इंजन या एक सर्च इंजन है। तो इसको हम देखते हैं कि लोकस इनकॉर्पोरेशन इज अ वेब सर्च इंजन एंड वेब पोर्टल एस्टेब्लिश इन 1994। 1994 में लोकस कॉर्पोरेशन के द्वारा लोकस सर्च इंजन को बनाया गया था। स्पाउन आउट द कार्नेगी मिलियन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मिलियन यूनिवर्सिटी के द्वारा 1994 में लोकस इनकॉर्पोरेशन के साथ में इसको बनाया गया। तो यह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 बात करते हैं। The ability to travel between electronic documents using any number of alternative paths to find relevant information is known as। जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल करते हैं वो विभिन्न पाथों पे के द्वारा, विभिन्न माध्यम से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर है सर्चिंग। हम जब कोई डाटाबेस सर्च करते हैं किसी डाटाबेस या कोई डॉक्यूमेंट्स में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हमारे सर्चिंग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं अ क्वेश्चनियर डिजाइन विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस इज नोन एज। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं अंडर अनस्ट्रक्चर्ड। उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि वो क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं, हम किसी भी प्रकार से उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 रहा है। तो 19 में हम देखते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर NSE जिसको हम बोलते हैं आर रेफर्ड टू एज अ एरर ऑफ। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को रेफर्ड एज अ एरर ऑफ हम किस प्रकार से उसको पहचानेंगे? तो उसको हम जानते हैं, इसका राइट आंसर है बी, क्वांटिफिकेशन। तो नॉन सैम्पलिंग एरर रेफर टू एन एरर दैट अराइज फ्रॉम द रिजल्ट। जो रिजल्ट होता है उसके बीच में ये एरर्स हमें दिखाई देती हैं। तो डाटा कलेक्शन विच कॉज ऑफ डाटा डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है उसमें से कुछ ना कुछ हमें एक ऐसा इशू एरर दिखाई देता है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू ट्रू एक्चुअल वैल्यू से उसको डिफरेंट करता है। तो वह क्वांटिफिकेशन में भी उसको एरर दिखाई देता है। तो वह एक नॉन सैम्पलिंग एरर जिसको NSE बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 20
तो 20 में हम देखते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश इन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर है बी 1951। तो इसके बारे में हम पढ़े तो देखते हैं कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है और एस्टैब्लिश विद द टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम यूनेस्को एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 27 अक्टूबर 1951। तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था 27 अक्टूबर 1951 को, और यह लाइब्रेरी यूनेस्को के सहयोग से खोली गई थी। यूनेस्को का पायलट प्रोजेक्ट था जो मॉडल लाइब्रेरी भी बोलते हैं, तो उसके तहत इस लाइब्रेरी को खोला गया था। और यह हमारी कॉपीराइट लाइब्रेरी भी है, कॉपीराइट लाइब्रेरी भी यह दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आती है, क्योंकि हमारे भारत में 4 कॉपीराइट लाइब्रेरी हैं जो कि बुक ऑफ डिलीवरी एक्ट 1954 के तहत इन 4 लाइब्रेरी में जो पब्लिशर किताब पब्लिश करता है वो अपनी किताब यहाँ पे भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 की बात करते हैं। तो 21 इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कवर। जो IPR है वो इनमें से किसको कवर करता है? पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर प्रोग्राम, सेंसरशिप। तो इनमें से किस में वो है कवर करता है? तो यहाँ पे हम कोड्स दिए हुए हैं, तो चूंकि ये नेट में भी पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस नेट के ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को हम अब सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है, KBS का एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो हम जो रैंडमली जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं उन्हीं को हम वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR कवर इज। तो पेटेंट, आई नो दैट कि पेटेंट इज अ प्राइमरी है जो IPR के तहत प्रोटेक्ट होता है, कॉपीराइट भी प्रोटेक्ट होता है, तो इसका सही आंसर है ए। But computer programs and censorship is not under the Copyright Act. So the answer is A and 1 and 2 are correct. So हम देखते हैं next question 22. The libraries identifies by InflipNet to act as a document delivery center. जो InflipNet के डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर हैं वह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लाइब्रेरी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, चंडीगढ़, तो ये 4 इन्होंने लाइब्रेरी यहाँ पे दी हुई हैं। तो इनमें से किन लाइब्रेरीज को डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर InflipNet का है? तो हम कोड देखते हैं, 1 और 2 सही, 1 और 4 सही, 1 और 3 सही, 2 और 4 सही। तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर है सी, क्योंकि C is a 1 and 4 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि InflipNet के जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर हैं वह भारत में 6 हैं, 6 डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर InflipNet के हैं। तो हम देखते कौन कौन से हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। तो ये 6 जो लाइब्रेरीज हैं, 6 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरीज हैं, वह InflipNet के डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23 की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रेड बिब्लियोग्राफी? ट्रेड बिब्लियोग्राफी इनमें से कौन है? तो बुक इन प्रिंट, इंडियन बुक इन प्रिंट, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे इन्होंने ये 4 दिए हुए हैं, इसमें से ट्रेड बिब्लियोग्राफी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कोड हमारे हैं यहाँ पे, तो इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी 1 और 3, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बिब्लियोग्राफी से तात्पर्य वो बिब्लियोग्राफी होती है जो एक पब्लिशर बनाते हैं। यह कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती है, इसको बनाते हैं व्यापारिक पब्लिशर, जो इसको हम ट्रेडी से समझ में आ रहा है कि व्यापारिक, तो यह पब्लिशर, प्राइवेट पब्लिशर्स इन बिब्लियोग्राफी को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बुक इन प्रिंट है जो 1st और 3, और इंडियन बुक इन प्रिंट। सो दीज आर जो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज। सो राइट आंसर इज सी। सो हम नोट पढ़ते हैं, इसमें डिटेल में जाएं तो देखते हैं द ट्रेड बिब्लियोग्राफीज कैन बी लिस्टेड lists of document by the individual bookseller or publisher, list of publication of an individual country,
सेकंड हैंड बुक्स लिस्ट एंड periodicals लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन प्रिंट द पर्टिकुलर कंट्री। तो यह किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बुक सेलर के द्वारा ही बनाया जाता है, किसी पुरानी किताबों का भी बना सकते हैं, और किसी पुरानी periodicals की लिस्ट भी इसके माध्यम से, ट्रेड बिब्लियोग्राफी के माध्यम से पब्लिश होती हैं। तो इसका राइट आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Which of the following are maintained to provide selected dissemination of information? HDI जो है उसके अंतर्गत हम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या उसमें, तो हम देखते हैं कि इसके ऑथर प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, लाइब्रेरी प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल। सो द ऑप्शन इज 4. सो कोड इज दैट AN2, 2N3, 3N4 and 1N4. So all these codes are here. So now we are find out the right answer. So right answer is C. इसका सही आंसर है C। तो हम देखते हैं कि HDI के अंतर्गत हम यूजर प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, दो प्रोफाइल को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल से मतलब जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस इमेज के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंट जब रिसीव होता है, वो डॉक्यूमेंट हमारी लाइब्रेरी में आया, उसको हमने इंडेक्स किया, इंडेक्स उसकी फाइल बनाई, फिर वो मैचिंग करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं। जो मैचिंग के बाद हम देखते हैं कि वो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि कोई चीज़ हमारे लाइब्रेरी में आई, हमने उसको पूरा टेक्निकली जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो पूरी करने के बाद उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह किस प्रोफेसर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेसर की बैकग्राउंड है कि वह सोशल साइंस को स्टडी करता है, उसकी यूजर प्रोफाइल जो हम बोलते हैं, उसकी यूजर प्रोफाइल हमने बनाई कि वह सोशल साइंस उसका सब्जेक्ट है, उसको पसंद करता है। तो हमारी लाइब्रेरी में भी सोशल साइंस की किताब आई, तो हमने वो किताब अपने डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, किताब है, वो हमारे उस प्रोफेसर्स को हमने नोटिफिकेशन भेजा कि भाई ये किताब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किताब हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, सो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो दैट इज HDI। इट मींस कि यूजर की प्रोफाइल हमने बनाई, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाई, और दोनों को मैच करना, सो दैट इज HDI। जो HP लोहान जी ने इसको बनाया था कि जब कोई हमारी लाइब्रेरी में कोई नया डॉक्यूमेंट्स आता है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी उसके जो यूजर्स होते हैं, उसके जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज उनको नोटिफिकेशन वो पहुंच जाए कि यह किताब लाइब्रेरी में आ गई है, वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो इस डायग्राम के माध्यम से हम देख रहे हैं कि मैचिंग, नोटिफिकेशन, यूजर देन यूजर प्रोफाइल एंड कंपाइल। तो यहाँ पे प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और यूजर असेसमेंट, सो इस टाइप से HDI सर्विस पूरी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 24 की। Which of the following are modes formation of subject? जो सब्जेक्ट का निर्माण है वो किस मोड्स ऑफ से, इनमें से किस मोड्स ऑफ से होते हैं? तो क्लासिफिकेशन, डेनोटेशन, एग्लोमरेशन एंड डिविजन्स। इनमें से हम जानते हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू मोड ऑफ फॉर्मेशन, डिवीजन इज ऑल्सो नॉट अ modes of formation. So there are 2 is a right answer, 2 and 3 is a right answer. So we find out that C is a right answer. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट्स के कितनी जो हमारे कितनी प्रकार हैं, कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से मोड ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है वह 7 प्रकार से होता है। लेमिनेशन होता है, जब किसी एक चीज के ऊपर एक परत चढ़ती जाती है तो नया सब्जेक्ट का जन्म होता है। लूज असिमिलेशन होता है, जब 2 सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं और वो धीरे धीरे जाके अलग अलग अपने विस्तार पूर्वक अलग अलग हो जाते हैं तो लूज असिमिलेशन हो जाता है। फिजन की बात करते हैं कि वह एक सब्जेक्ट दूसरे ऊपर के ऊपर कितना बाइस्ड है, कितना फेज है, तो वह थर्ड जो हमारा फिजन होता है। फ्यूजन मतलब एक कोई सब्जेक्ट में एक बड़ा विस्फोट होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से निकल आते हैं तो फ्यूजन होता है। डिस्टिलाइजेशन की बात करें कि जब एक छन्नी, जब हम दूध को छानते हैं तो फिर मलाई निकलती है। इस प्रकार से कोई सब्जेक्ट छनते छनते एक नए सब्जेक्ट, जैसे दूध से हम बनाते हैं दही बन गया, आपका मक्खन बन गया, इसी प्रकार डिस्टिलाइजेशन में विभिन्न प्रकार के छनने से नए नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। क्लस्टरिंग होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला के नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। एग्लोमरेशन भी सेम थिंग इज दैट कि नए सब्जेक्ट का, यहाँ इन 7 चीजों से नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने इस YouTube वीडियो के माध्यम से
हमने ये 25 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य यूजीसी नेट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।